कि चलते किसानों को पीछे से टक्कर मारी गई और उनकी हत्या कर दी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम लोग दिल्ली में, और मैं आपको मुद्दे पे ले चलता हूं, क्योंकि पता लगेगा मैं लाइव करता रहूं और कोई खबर आ जाए कि कहीं मानवता का कत्ल हो गया उत्तर प्रदेश में या देश में, तो मैं सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को नमन करता हूं। और आज देश के नौजवानों से, बहुजन समाज के सूरमाओं से, योद्धाओं से, अपनी बहनों से, अपनी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से सबसे एक बात करना चाहता हूं। और मैं बात करना चाहता हूं देश के विपक्ष से भी, हर सब लोगों से जो लोग देश के अंदर काम कर रहे हैं। और ये मेरी तकलीफ है, मगर मैं तकलीफ आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम दिल्ली में, लेकिन अपनी खुशी से नहीं। हम लखीमपुर खीरी थे, और लखीमपुर खीरी भी किसी खुशी के उत्सव में नहीं गए थे। हम गए इसलिए थे कि वहां मानवता का, देश के अन्नदाता का कत्ल हुआ। और सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब अन्याय हो तो वो न्याय के लिए आवाज उठाएं। और ये सफर है लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक का, उस गांव तक का जहां, जिस गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जलियांवाला बाग जैसा हादसा दोहराया और इतिहास में खून के पन्नों को दोबारा से उजागर किया। मैं अपनी बात क्यों रख रहा हूं, ये आपको समझ आएगा। किसी चोर लुटेरे ने कुछ नहीं किया है। एक राजनीतिक व्यक्ति ने, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है, जो केंद्र की सरकार में राज्य मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है, उसके द्वारा साजिश से सब कुछ हुआ है। हम 9:30 बजे लगभग लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट से ही सीधे लखीमपुर खीरी के लिए निकले। लेकिन सीतापुर के एक टोल पे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। और लगातार हम लोग पूछते रहे कि भाई हमारा दोष क्या है, हमारा क्राइम क्या है, किसके ऑर्डर पर रोक रहे हो। मुख्यमंत्री ने कहा है, किसने कहा है कि जो आप हमें रोक रहे हो, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास एक ही जवाब था कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर तो डिस्टर्ब हुआ है, तभी तो हम लोग वहां जा रहे हैं। वहां हत्याएं हुई हैं, कोई नाच गाना नहीं चल रहा, हत्याएं हुई। हम लोग वहां गए, पुलिस ने 3.5 घंटे तक हमें बिठा के रखा। 3.5 घंटे के बाद हमें समझ तो पहले से था कि पुलिस हमें वहां जाने से रोकने के लिए प्रबंध कर रही है। तब तक वो कह रही थी कि हम बात कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों से बात हो जाएगी तो फिर आपको अगर परमिशन मिल जाएगी तो आप चले जाना। लेकिन जब 3:30 बजे हमें महसूस हुआ कि सरकार हमें वहां जाने नहीं देगी, तो हमने ये तय किया कि अब हम जबरदस्ती जाएंगे, अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। और फिर हमने ये भी समझदारी दिखाई कि हमने कहा कि हम जा ही नहीं, हम तो लखनऊ जा रहे हैं, आप हमें लखनऊ जाने दें। तो जिद के बाद वो हमें लखनऊ बॉर्डर तक छोड़ के गई पुलिस, अपने साथ अपनी गाड़ियों में बिठा के। लेकिन जैसा मैंने लाइव में भी कहा था, वहां जब मैंने रात को 2 बजे लाइव कहा था कि हम वहां जरूर जाएंगे, तो हमारी टीम ने वहां प्लान किया। और वो प्लान ये था कि हम मोटरसाइकिल के जरिए वहां जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि कितना लंबा रास्ता है और किस तरह के रास्ते से गुजरना पड़ेगा।
हम लोग वहाँ पहुँचे, 7 घंटे की मोटरसाइकिल से उबड़ खाबड़, नदी के रास्ते से, डैम के रास्ते से होते हुए, जंगल के रास्ते। बाद में एक अधिकारी ने, जिसके साथ मुझे पुलिस हिरासत में जिसके साथ मुझे लेके आ गया, उसने मुझे बताया कि आप चंद्रशेखर भाई, आपको जानकारी नहीं, जिस रास्ते से आप आए गए थे उस रास्ते पे वहाँ शेर, चीते घूमते रहते हैं। उस जंगल में तमाम तरह के पशु पक्षी हैं, और आपने जो रिस्क लिया आपको नुकसान हो सकता था। लेकिन तब मेरे दिल में एक ही बात थी कि अगर आज उस अन्याय जहां हुआ उस जगह पे उस किसान शहीदों को नमन करने मैं नहीं पहुंच पाया, तो शायद मैं खुद से आंख ना मिला पाऊं। हम वहां पहुंचे, किसान परिवारों से मिले, उनकी बात सुनी, किसान शहीदों को नमन किया, पंचायत के बीच में बैठे। लेकिन फिर अचानक से जिस जगह पे हम मौजूद थे उस स्कूल में हमारे कमरे का गेट बंद कर दिया गया, और मेरे पूछने पे मुझे बताया गया कि अभी अधिकारी आपसे बात करेंगे, तब आप आगे कदम उठाओगे। मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, ये क्या बात हुई? उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी इंटेलिजेंस, इतनी पुलिस, इतनी फोर्स लगाने के बावजूद, इतना सिस्टम क्रिएट होने के बावजूद ये व्यक्ति यहाँ कैसे पहुंच गए। तो हमें तो एक बात सिखाई है हमारे रैबर ने कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। वहां मेरी जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको, क्योंकि यहां माहौल खराब है, आपको सुरक्षित जो है यहां से बाहर भेजा जाएगा। लेकिन वो झूठ था। झूठ ये था क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी लखनऊ में हैं, और सच ये था कि मुझे इस शर्त पे वहां से पुलिस ने हिरासत से छोड़ा कि मैं अपना काम तब कर पाऊंगा, मैं अपने अधिकारों को तब प्रयोग कराऊंगा जब मैं तय कर लूं कि मैं यहां से वापस लौटूंगा। ऐसा ही एक बार हमारे साथ हुआ था हैदराबाद में कि आपको लौटना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैसी आज़ादी, और मैं आप तमाम लोगों से पूछ रहा हूं, अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ है तो बहुत कुछ हो सकता था, कोई हादसा भी हो सकता था। अगर अन्याय हुआ है और अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वीडियो भी आ गई है जिस वीडियो में यह स्पष्ट हो रहा है कि चलते किसानों को पीछे से टक्कर मारी गई और उनकी हत्या कर दी गई, और वो अपराधी भी दिख रहे हैं भागते हुए, जिनको बचाने का प्रयास सरकार के लोग कर रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चुप हैं इन सब चीजों पे, आप ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ नहीं हो रहा, तो ये आपके साथ हो रहा था, आप भूल गए हैं। बस कहते हैं कि भारत का के ऊपर एक सर्वे कि यहाँ के लोगों की जो है ना याददाश्त 3 महीने तक रहती है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। जब CNPR NRC में मुसलमानों के साथ हुआ आप भूल गए, जब 2 अप्रैल में दलितों के साथ हुआ आप भूल गए, जब अब पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना में पिछड़े वर्ग के साथ हो रहा है आप भूल रहे हैं, जब 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों का घोटाला होता है आप भूल जाते हैं, जब यहाँ महिलाओं के साथ रेप, हत्या होती है, हाथरस होता है, आप 3 महीने के बाद भूल जाते हैं कि किस तरह आपको रोका गया था, किस तरह आप अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे थे। कल का मंजर भी ऐसा ही था। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकालिए। लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र पे चोट है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों पे, हमारे संविधान पे चोट। और ये चोट कौन कर रहा है? वो सरकार जिसके प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना, वो प्रधानमंत्री जो दुनिया के पटल पे जाके कहते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, जनता के राइट्स का प्रयोग होना चाहिए, जनता को अधिकार मिलने चाहिए। और वही प्रधानमंत्री आज लखनऊ में अमृत महोत्सव में, पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री बताएं, क्या हमारे ताकतवर प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत है कि वो शहीद किसान परिवारों का सामना कर सके, उनसे आंख से आंख मिला के बात कर सके? क्या उनमें हिम्मत है उस अपने केंद्रीय राज्य मंत्री को हटाने की? क्या उनमें हिम्मत है जिन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री ने साजिश की 25 तारीख को घोषणा करके कि हम जवाब देंगे, हम हिसाब करेंगे, हमें काले झंडे दिखाई देंगे तो हम जिम्मेदारी से जो है ना उनको सबक सिखाएंगे? क्या उनके अंदर हिम्मत है उस केंद्रीय राज्य मंत्री को हटाने की, उसको बर्खास्त करने की? क्या उनके अंदर हिम्मत है केंद्रीय राज्य मंत्री के लड़के को गिरफ्तार कराने की? और जिन किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, क्या उनके अंदर हिम्मत है उन किसानों की
कि परिवारों की चीखों को सुनने का, किसान 10 महीने से बैठा हुआ है, 10 में ज्यादा समय हो गया, हजारों किसानों की जान चली गई, क्या प्रधानमंत्री में हिम्मत है? मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। अगर उनमें जरा से भी हिम्मत है तो वो सामना करें, जाएं लखीमपुर खीरी आज और बैठे उन परिवारों के बीच में और पूछें उनके दर्द को कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। कोई मुआवजा, कोई नौकरी उन परिवारों की जिंदगी वापस नहीं ला सकती, उनके बच्चों को वापस नहीं ला सकती। ये भारत है। मैंने कहा था ना आपको शुरू में, जलियांवाला बाग, तब निहत्थे लोगों पे गोलियां चली तो उनकी हत्या हुई। और कल ये मंजर आप लोगों ने, परसों ये मंजर आपने अपने देश में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, जहां कहते हैं कानून व्यवस्था है। वो कानून व्यवस्था किसके लिए है? और कौन सा आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हो? आजादी वो जो आपको मिली है कि आप हत्याएं करोगे, आप अन्याय अत्याचार करोगे, विपक्ष के जवान पे ताला लगा दोगे, विपक्ष को बंद कर दोगे, विपक्ष को धक्के दिलवाओगे, विपक्ष को डराने धमकाने काम करोगे, देश की जनता के अधिकार छीन लोगे। और ये आजादी आपको मिली, इस आजादी का जश्न मना रहे प्रधानमंत्री। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो आपके मंत्री कानून को कुचल रहे हैं, किसानों की आवाज को कुचल रहे हैं, किसानों को कुचल रहे हैं। क्या आप जवाब देंगे मुख्यमंत्री? क्या आप में हिम्मत है इस्तीफा देने की? बहुत इस्तीफा मांगते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या आप में हिम्मत है इस्तीफा देने की? कि आपके राज में, प्रदेश में जंगल राज है। कौन सुरक्षित है? क्या व्यापारी सुरक्षित है? मनीष गुप्ता के साथ क्या हुआ? क्या दलित सुरक्षित है? हाथरस में क्या हुआ? क्या मुसलमान सुरक्षित हैं? जो तमाम मामलों में हम लोग देख रहे हैं, क्या महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हैं? कोई सी घटना उठा के देख लीजिए, कौन सुरक्षित है? क्या किसान सुरक्षित हैं? अब तो सीधे किसानों के कत्ल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये झूठी आजादी का जश्न मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये देश की जनता को समझना चाहिए, जश्न मना रहे हैं। इस देश के सिस्टम को खत्म करके, इस देश की आजादी को खत्म करके, इस देश के संवैधानिक मूल्यों को खत्म करके, इस देश के संविधान में जो अधिकार मिले उनको खत्म करके उसका जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और निर्लज, निर्दयी, क्रूर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हंस रहे हैं लोकतंत्र की हत्या पे। क्या मुख्यमंत्री पे हिम्मत है उन परिवारों का सामना करने की, जाके उन परिवारों के सामने खड़े होने की और उनसे बात करने की, उनसे आंख में आंख मिला के जवाब देने की कि क्यों हुआ ये सब चीजें? किसी गुंडे मवाली ने नहीं किया, उनके लोगों ने किया है। इन हत्याओं का जवाब देना पड़ेगा। और मैंने कहा ना, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि प्रधानमंत्री को वहां आजादी का जश्न मनाना है और आजादी के जश्न में चंद्रशेखर आजाद उनके सामने चट्टान की तरह खड़ा है कि वे झूठी आजादी जिसमें हमें अधिकार नहीं, ये जश्न नहीं होगा। उनको पता है कि ये आदमी सारे सिस्टम पे नहीं रुका, ये अकेला आदमी चला गया 4 मोटरसाइकिल लेके। तो ये आदमी, मैं वहां की टीम का भी धन्यवाद करता हूं, जिले की टीम का, लखीमपुर खीरी की भी और सीतापुर की भी और लखनऊ की भी, हमारे संभाग के लोगों का भी, क्योंकि सरकार ये जान गई है कि ये आदमी नहीं रुकेगा तो इसको दूर रखा जाए। मैं कहता हूं कितनी दूर रखोगे? ये लोकतंत्र है। जिस दिन हमारे लोग जाग जाएंगे, जिस दिन इस देश का नौजवान जाग जाएगा और वो समझेगा कि ये अकेले अकेले सिस्टम में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, कल इसका सामना आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं आप कल आपके भी साथ तकलीफ होगी, और तकलीफ हुई भी है नोटबंदी में, तकलीफ हुई भी है कोरोना महामारी में, कि जब आप अपने परिवारों की, पहले जिंदा अपने परिवारों, फिर उनकी लाशों को लेकर हाथों में घूम रहे थे, तो ये सरकार आपका मजाक उड़ा रही थी। आपने झेला है, जीएसटी में ये व्यापारियों ने झेला है, और आज किसान झेल रहा है कि वो जो नहीं चाहते थे वो कानून बना दिए गए और उनके ऊपर थोप दिए गए। वो 10 महीने से बैठे हुए। आपने नहीं सुना होगा किसी देश में कि 10 महीने से, 11 महीने से कोई आंदोलन चल रहा है, हजारों लोग शहीद हो गए और देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। क्या प्रधानमंत्री पे एक शब्द भी नहीं है किसानों के लिए? उन किसानों की हत्याओं पे, उनके दुख पे बोलने के लिए एक शब्द नहीं है प्रधानमंत्री पे। ऐसे निर्लज प्रधानमंत्री, ऐसे क्रूर मुख्यमंत्री अपने आप को ताकतवर कहते हैं, सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग करने वाले मुख्यमंत्री। मैं क्यों लड़ूं पुलिस से? वो तो नौकरी कर रहे हैं और वो आपके, क्योंकि सत्ता की पुलिस होती है, वो आपके इशारे पे काम कर रहे हैं। लेकिन कानून कहां है? संविधान कहां है? अधिकार कहां है? ये सब चीजों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आज तो प्रधानमंत्री जी आप बच जाओगे, आज आपका मेरा आमना सामना नहीं होगा, लेकिन होगा। कितनी बार बचोगे? एक बार आप 6 दिसंबर पे मुझसे आमने सामना हुआ था, आपका याद है ना आपको, पार्लियामेंट में, जब आप बाबा साहब अम्बेडकर जी की
पुण्यतिथि मनाने आए थे 6 दिसंबर को, और तब के बाद आपने वहां से वो पुण्यतिथि का प्रोग्राम ही बंद कर दिया। आपने श्रद्धांजलि देना बंद कर दिया क्योंकि आप सामना नहीं करना चाहते, और जो सामना नहीं करना चाहता वो अपने आपको ताकतवर ना कहे। ये डरी हुई सरकार है। देश का नौजवान भूखा है, देश का नौजवान सड़क पे है, आंदोलन कर रहा है, परेशान है, लेकिन सरकार जवाब नहीं देगी। और मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो एक मजाक होता है कि पेपर, बच्चों के पेपर के लिए लगा दिया था, मैंने एक बच्ची को भी रोते देखा, 5 मिनट लेट हुई थी, लेकिन आप लगा देते हैं 500 किलोमीटर सेंटर। वो बच्चे कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, उनकी सुरक्षा गारंटी क्या है, कौन जवाब देगा? मुख्यमंत्री जी, ये जो मजाक नौजवानों के साथ हो रहा है देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे, इसका जवाब कौन देगा? क्यों गृह जनपद में परीक्षा नहीं हो सकती है? क्यों गृह जनपद के बराबर वाले जनपद में परीक्षा नहीं हो सकती है? क्यों जो है आप हमारे नौजवानों का शोषण करने पे लगे हुए? किसानों की, नौजवानों की ये चीखें आपसे जवाब मांग रही है, और नौजवानों को जवाब लेना चाहिए। आपकी चुप्पी आपको गुलामी की तरफ धकेल रही है। जब निजीकरण हो जाएगा, देश का सारा सिस्टम प्राइवेट हो जाएगा, तब आप सरकारी नौकरियों के लिए प्रत्येक वर्ग के नौजवान घूमते फिरोगे, अपने डिग्रियों को झोला को उठा के घूमते फिरोगे, कोई नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि ये सरकार सिर्फ चंद पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसी की सरकार नहीं, और ये देश विरोधी सरकार है। प्रधानमंत्री से मैं दोबारा कहता हूं, दिखाइए हिम्मत, आप ताकतवर प्रधानमंत्री है, दुनिया में आपका डंका बजता है, ये कहते हैं ना मीडिया के लोग, और आप भी कहते हैं, भाजपा के लोग भी कहते हैं, अगर डंका बजता तो जाइए लखीमपुर खीरी और सामना कीजिए किसान परिवारों का, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिन्होंने अपने पति खोए हैं, जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, जिन्होंने अपने भाई खोए हैं। उनके आंसुओं के सैलाब का सामना कीजिए, उनकी चीखों का सामना कीजिए। और अगर देश में रहते आपको नहीं सुनाई दे रहा है और आप आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो ये आप एक क्रूर मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं आप किसानों की लाशों पे। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। हम 9 तारीख को माननीय काशीराम साहब का, क्योंकि वो परिनिर्वाण तो 8 तारीख को है, एक समय आएगा वो 8 तारीख पर मनेगा अभी, लेकिन 9 तारीख को हम लोग जिला स्तर पे, जैसे भी स्टेट के लिए ऑर्डर हुए, लेकिन देश के लिए जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय आप कार्यक्रम करके, विचार गोष्ठियाँ करके अपने महापुरुषों के विचारों को सुने, पढ़ें, उन पे अमल करें, उनके सिद्धांतों को अपनाएं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब का सपना, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए आप संकल्प लें, उस दिन विचार गोष्ठियाँ करें, संकल्प लें और जानें, और उनके कारवा को आगे बढ़ाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लड़िए। अगर आप लड़ नहीं सकते, जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, गुलामी बर्दाश्त मत कीजिए, वरना कब ये गुलामी आपको जकड़ लेगी आपको एहसास नहीं होगा। जय भीम।